हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो महाद्वीपों में हम लोग देख चुके हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं और हम लोग आगे भी एक वीडियो दो वीडियो और देखेंगे। जो आज हो सकता है आज यूरोप महाद्वीप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यूरोप महाद्वीप देखने से पहले एक पीछे का वही जो आप लोग को रिवाइज कराते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं आज के बारे में। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे यूरोप में घास के मैदान कौन कौन से पाए जाते हैं, और यूरोप में जैसे कि ज्वालामुखी कौन कौन से पाई जाती हैं, और यूरोप में देखेंगे जैसे कि वहाँ पे मतलब हमारा जो एक यूरोपीय संघ है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। एक हमारा नाटो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो ऐसे हम लोग झील के बारे में कुछ जान लेंगे। तो यूरोप के बारे में जो बचा है वो आज देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। यूरोप महाद्वीप का एक फिगर बनाएंगे और उसमें रिवाइज आपको थोड़ा सा कराएंगे, और उसी में हम लोग क्या करते हैं कि आगे अपना वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, आप लोग को ये पहले पता है हम लोग कौन सा मानचित्र बना रहे हैं। ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप वाला भाग। ये हमारा हो जाएगा अफ्रीका मान लीजिए ना, ऊपर का इसका उत्तरी भाग अफ्रीका महाद्वीप का। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अपना ये वाला हमारा भाग हो गया। इसको हम लोग ऐसे बना देंगे थोड़ा सा। ये हमारा हो गया इटली वाला भाग। यहाँ पे हमारा एक है छोटा सा सिसिली द्वीप, फिर इधर हमारा है ऐसे करके। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे हमारा यहाँ पे ये मतलब लाल सागर है ना, ये हमारा लाल सागर हो गया। ये भूमध्य सागर हो गया। यहाँ पे हमारी जिब्राल्टर जैसन दी है, इसको थोड़ा अगर और नीचे करना चाहें तो ये हमारी हो जाएगी जिब्राल्टर जैसन दी। फिर यहाँ से हमारा एक ऐसे द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये हमारे ऐसे करके ये हमारा हो जाएगा, ये प्रायद्वीप हो गया। यहाँ पे हमारा हो गया पूरा यूरोप महाद्वीप। ठीक है, ये हमारा हो गया यूरोप। यहाँ पे अगर इसको हम अलग करना चाहें तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत। और फिर नीचे हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक यूराल नदी है, यूराल नदी। फिर बीच में हमारा पड़ता है यहाँ पे कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है, ये हमारा हो गया कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन लिखा है ना, इसको थोड़ा लोग ध्यान दीजिएगा। इसको फिर से लिख देते हैं कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है, ये हमारा हो गया कैस्पियन सागर। और यहीं पे हमारा ऐसे है कह करके काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काकेशस पर्वत। ये हमका क्यों बनाया है, तो ये हमारा यूरोप वाला जो भाग है वो एशिया वाले भाग से अलग होता है। क्योंकि ये बताया था हम लोग को कि यूरोप जो है वो हमारा महाद्वीप जो होते हैं वो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, लेकिन हमारा जो ये यूरोप वाला महाद्वीप है ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ नहीं है। तो इसके बारे में बताया आप लोगों को कि इसको जबरन एक महाद्वीप बना गया है। इसको ये हमारा जो है वो ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। ठीक है, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप अगर क्या कहते हैं तो यहाँ पे बताया था आप लोगों को, ये हमारा इटली वाला भाग है, इसे इटालियन का प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा है इसे बाल्कन की खाड़ी, बाल्कन का प्रायद्वीप बोलते हैं। यहाँ पे हमारा स्कैंडिनेवियाई का प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ढेर सारे द्वीप प्रायद्वीप है ना, तो इसलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप से बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग कुछ रिवाइज करें तो आज आप लोगों का टेस्ट नहीं होगा ना, आज हम ऐसे ही बता देते हैं, फिर आगे अपना मतलब वीडियो बनाएंगे, मतलब आगे वाला वीडियो चलेगा। ठीक है, तो आज टेस्ट नहीं होगा, तो आप लोगों को ऐसे रिवाइज करा जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा ये कौन सा यहाँ पे कौन सा सागर था, तो यहाँ पे ये पूरा बड़ा वाला पहले तो हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है, बड़ा वाला भूमध्य सागर है, यहाँ पे हमारा था। यहाँ पे देखिए हम लोग, तो ये बड़ा वाला भूमध्य सागर, यहाँ पे हमारी थी स्वेज नहर। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, तो ये था हमारा स्वेज नहर यहाँ पे। ये थी हमारी लाल सागर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा था टिरेनियन सागर। ठीक है, टिरेनियन नहीं, इस साइड हमारा था टिरेनियन सागर ना, सॉरी, यहाँ पे था हमारा टिरेनियन सागर। यहाँ पे आप लोगों को शायद इसका नाम ना मालूम, ये कौन सी खाड़ी है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इसको बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। अगर आप लोग को बताया होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे द्वीप थे। यहाँ पे था हमारा इंग्लिश चैनल। ठीक है, यहाँ पे था हमारा इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के ऊपर हमारी एक जल संधि जिसको बोलते थे डोवर जल संधि। यहाँ पे हमारा ये वाला कौन सा भाग है, तो ये हमारा है उत्तर सागर। यहाँ पे हमारा है नॉर्वेजियन सागर। यहाँ पे हमारा इसका एक द्वीप है, इसको बोलते हैं आइसलैंड द्वीप, आइसलैंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया आइसलैंड। यहाँ पे हमारे थे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, जिसको हम लोग बोलते थे स्कैंडिनेवियाई देश। यहाँ पे हमारा हो गया, और यहाँ पे हमारी थी बोथनिया की खाड़ी। यहाँ पे थी हमारी फिनलैंड की खाड़ी खाड़ी। ठीक है, और ये हमारा था बस। यहाँ पे मतलब हमारे अगर यहाँ पे मतलब इसके बारे में हो गया ना, मतलब यहाँ पे देखिए उत्तर सागर,
नॉर्वेजियन सागर, बोथनिया की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, ठीक है। और हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारी खाड़ियां हो गई, और बीच में हम लोग देश के बारे में कुछ समझे, यहाँ पे हमारे कुछ पर्वत थे, जैसे यहाँ पे था पिरेनीज पर्वत, यहाँ पे था आल्प्स पर्वत, ऊपर यहाँ पे था हमारा इटली का पर्वत एक था, ऊपर था हमारा ब्लैक माउंटेन, यहाँ पे हमारा है काकेशस पर्वत, ठीक है। तो कुछ हमारे पर्वत पड़े थे, और हम लोग कुछ देख लेंगे। अब आज के बारे में हम लोग आज समझते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पीछे का था थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया, और हम लोग आज अपना आज वाला जो मतलब देखेंगे आज क्या देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं घास के मैदान पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लीजिए घास के मैदान, घास के मैदान। तो घास के मैदान हम लोग देखेंगे, घास के मैदान देखिए कौन कौन से होते हैं। तो घास का मैदान देखिए हमारा यहाँ पे यूक्रेन वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे हमारा है यूक्रेन, और ऊपर हमारा है रसिया। तो रसिया और यूक्रेन में हमारे जो घास का मैदान पाया जाता है, यहाँ देखिए रसिया हो गया, ऊपर हमारा ये रसिया वाला भाग है ना, तो रसिया में हमारा घास का मैदान पाया जाता है, और यूक्रेन में घास का मैदान पाया जाता है। तो रसिया और यूक्रेन में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे हम लोग बोलेंगे स्टेपीज, ठीक है। इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेपीज, स्टेपीज घास का मैदान, ठीक है। अब स्टेपीज घास का मैदान देखें, तो स्टेपीज के घास के मैदान, ये घास का मैदान बड़ा है थोड़ा ना, ये हम लोग थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं। तो देखेंगे आप लोग सुने होंगे कि यूक्रेन में गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, तो गेहूं की पैदावार इसी स्टेपीज घास के मैदान में ही किया जाता है, ठीक है। जो ये स्टेपीज घास का मैदान है ये काफी उपजाऊ होती है, तो यहाँ पे कृषि काफी अच्छी मात्रा में होती है। तो स्टेपीज घास के मैदान से हमारा यहाँ से मतलब गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। अभी जो हमारा यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा था, यूक्रेन रूस युद्ध में क्या हुआ कि यहाँ पे गेहूं की खेती नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे क्या हो गई थी, खादाने की कमी हो गई थी यूक्रेन देश में। तो यूक्रेन देश में खादाने की कमी होने के कारण क्या हुआ कि उसे यूरोपियों से मदद मांगनी पड़ी, यूरोपीय देशों से, या तो फिर यहाँ से भारत भी इसकी कुछ मदद किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया स्टेपीज घास का मैदान। और अगर हम लोग देखें तो स्टेपीज घास के मैदान के साथ साथ यहाँ पे हमारा एक देश यही पड़ेगा हंगरी। आप लोग देखिए मैप में, यहाँ पे हमारा एक देश है हंगरी, ठीक है। तो हंगरी में एक हमारा घास का मैदान पाया जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा जो हंगरी है, हंगरी में जो घास का मैदान पाया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे पुस्ताज घास का मैदान, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पुस्ताज, पुस्ताज, ठीक है, घास का मैदान। तो पुस्ताज घास का मैदान हमारा कहाँ पाया जाएगा, तो हंगरी में। तो ये पेपर में पूछेगा कैसे कि यूरोप में, मतलब कि यूरोप में हंगरी, मतलब यूरोप या तो पूछेगा या तो हंगरी पूछेगा ना। हंगरी देश में घास पाए जाने वाले घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, तो हंगरी देश में जो पाया जाता है घास का मैदान किस नाम से जानते हैं, तो पुस्ताज घास का मैदान, ठीक है। और पूछे कि ये रसिया और यूक्रेन, रसिया का दक्षिणी भाग और यूक्रेन वाले भाग में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो वहां पर हमारा पाया जाता है स्टेपीज घास का मैदान, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दो घास के मैदान। तो घास का मैदान यही बस दो समझना है ना, तो और इससे ज्यादा हम लोग नहीं समझे। घास के मैदान यहाँ पे दो ही हैं, ठीक है। हम लोग इससे देखे थे कहा, तो यूरोप, यहाँ उत्तरी अमेरिका में देखे थे, उत्तरी अमेरिका हमारा था प्रेरी घास का मैदान। दक्षिणी अमेरिका में हम लोग देखे थे, वहां पे था पंपास, कंपास, लानोस, ये सब घास के मैदान थे। और हम लोग देख लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा है स्टेपीज घास का मैदान और पुस्ताज घास का मैदान। पुस्ताज घास का मैदान जो है हमारा हंगरी में है, और स्टेपीज घास का मैदान हमारा यूक्रेन और रूस वाले हिस्से में स्थित है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। और हम लोग अब ज्वालामुखी के बारे में कुछ देख लेते हैं ना, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में हम लोग समझे, तो ज्वालामुखी तो आप लोग को बताया गया था क्या है ज्वालामुखी। जब हम लोग भारत का मैप पढ़ रहे थे, भारत का जब भूगोल, तो उसमें बताए थे कि ज्वालामुखी कैसे बनता है, क्या होता है, कितने प्रकार की होती है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी हम लोग देखेंगे, देखिए ज्वालामुखी हमारे सब कहाँ पाए जाएंगे, तो ज्वालामुखी देखिए हमारा ये जो सिसली द्वीप है, ठीक है। तो सिसली द्वीप में हमारा एक ज्वालामुखी पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं माउंट इटना, ठीक है। ये हमारा सिसली द्वीप था, आप लोग बताया था ना, सिसली द्वीप, सिसली। तो यहाँ पे जो हमारा पाया जाएगा इसे हम लोग बोलेंगे माउंट एटना, ठीक है। तो जो हमारा माउंट एटना है वो इटली में स्थित है, ठीक है, इटली का ज्वालामुखी है। और यह पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ये हमारा जो है माउंट एटना, वो यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये सिसली प्रायद्वीप, सिसली द्वीप पे स्थित है। और किस देश में स्थित है, तो किस देश में अगर पूछे तो ये हमारा इटली द्वीप में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माउंट एटना। और अगर हम लोग एक देखना चाहें तो एक हमारा है माउंट विसुवियस, यही पे हमारा स्थित है माउंट विसुवियस। इसको हम लोग लिखे यहां पे लिखते हैं ना, माउंट विसुवियस, विसुवियस,
जो ये रेड कलर से दिख रहे हैं वो सब ज्वालामुखी है ना, ये सिसिली तो द्वीप है, और ये माउंट एटना ज्वालामुखी है, माउंट विसुवियस ज्वालामुखी है। अगर पूछे ये किस देश में स्थित है, तो ये भी हमारा इटली में स्थित है, ठीक है। इटली में हमारा ये भी स्थित है माउंट विसुवियस, ठीक है। ये भी हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी हम लोग देखेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा ज्वालामुखी कौन सा है, तो यही पे हमारा एक ज्वालामुखी स्थित है यहाँ पे। ये भी हमारा इटली का है ज्वालामुखी है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली। इसका नाम आप लोग सुनेंगे अगर, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है वो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए ये मतलब जो मार्ग हमारा है, यहाँ पे ना लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में, और ये यहाँ पे मतलब हमारा जिब्राल्टर जैसा होता है, अटलांटिक महासागर में आते हैं। तो यहाँ से जो समुद्री जहाजें आती हैं व्यापार के लिए, या मतलब जिस काम के लिए भी यहाँ पे जहाजें आती हैं, तो समुद्री जहाजों को ये रास्ता दिखाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी काफी ऊंचाई तक जाता है और ऊंचाई तक जाके प्रकाश करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि दिशा का निर्धारण भी हो जाता है, कि अगर मतलब हम लोग जहाज लेके जा रहे हैं तो जिस तरफ ये मतलब ज्वालामुखी दिख रहा है वहां पे बहुत ज्यादा उजाला होता है रात के समय में, दिन के समय में नहीं। दिन के समय में भी तो वैसे भी मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज के जो मतलब जहाज होते हैं पानी वाले, वो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं कि उसमें कंपास या मतलब ऐसे ऐसे यंत्र लगे होते हैं कि वो मतलब रास्ता मतलब पता चल जाता है किधर जाना है। तो फिर भी मतलब ये पहले क्या होता था कि एक तरीके से मार्ग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, सही सही रास्ता मतलब जाने के लिए इसको इस्तांबुली जो ज्वालामुखी हमारा था इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये अभी भी रात में इस्तेमाल किया जाता है छोटे नाविकों के द्वारा, ठीक है। जो छोटे नाविक होते हैं उनके पास तो इतनी ज्यादा मतलब व्यवस्था होती नहीं है कि उससे वो लोग रात में या दिन में पता कर सके किस दिशा में जाना है। तो वो लोग क्या करते हैं, इसका सहारा लेते हैं। मछली मारने वाले जो होते हैं, यहाँ से मतलब मछली मारने वाले भी जो बीच में जाते हैं, तो बीच में मतलब कहीं गए तो वहां से जब उनको वापस आना होता है तो इसी का सहारा लेके आते हैं कि हमारा ये मतलब हम इस रास्ते जा रहे हैं, तो हमको जाना यहाँ पे, ये ज्वालामुखी यहाँ पे, तो हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब रास्ता सहारा लेके अपना जाते थे, ठीक है। तो इस्तांबुली ज्वालामुखी के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा है भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ से बोलेंगे ना, प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा हमारा है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये हमारा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। एक हम लोग और लिख देते हैं, यहाँ हमारा पुर्तगाल एक देश है, ठीक है। ये वाला जो हमारा है यहाँ पे पुर्तगाल देश है, और इसकी साइड हमारा स्पेन देश है, ठीक है। तो पुर्तगाल देश में हमारा है एक माउंट पीको, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक पड़ जाता है माउंट पीको। ये माउंट पीको ज्वालामुखी कहाँ है, तो पुर्तगाल वाले देश में स्थित है, ठीक है। यूरोप में स्थित है पूरा, ये देखिए पूरा हमारा जो है ये यूरोप वाला हिस्सा है, तो यूरोप में स्थित है हमारा माउंट पीको ज्वालामुखी हमारा कहाँ स्थित है, तो पुर्तगाल वाले हिस्से में स्थित है, ठीक है। ये हमारा पुर्तगाल वाला हो गया। और ये सब देखिए ज्वालामुखी जो हम बताए तीन, कौन कौन से, तो माउंट विसुवियस, माउंट एटना और स्टाम्बोली ज्वालामुखी, ये तीनों हमारे कहाँ स्थित है, तो ये तीनों हमारे इटली वाले देश में स्थित है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए इटली के पास है ना, तो ये इटली का ही मतलब है उस पर अधिकार उसका। तो इटली का ही देश में ये स्थित है हमारे माउंट एटना, विसुवियस और स्टाम्बोली, ठीक है। तो ये हमारे हो गए चार, हम लोग चार देखे ना, चार हमारे ज्वालामुखी हो गए। तो ज्वालामुखी ज्यादा नहीं मतलब इतना देखेंगे ना, ज्वालामुखी और सारे हैं लेकिन हम लोग जो जरूरी है उसको जान लिए। पेपर में ये पूछ सकता है कि माउंट विसुवियस जो हमारा वो किस देश का ज्वालामुखी था, इटली का। ये इटली के किस द्वीप पर स्थित है, ये हमारा सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट स्टाम्बोली हमारा जो स्टाम्बोली ज्वालामुखी है, मतलब यह पूछता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्टाम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया, एक हमारा हो गया माउंट एटना। और इसके बारे में पूछते कि माउंट एटना, इससे बात बताया ना, माउंट एटना जो हमारा वो सिसिली पर है, माउंट विसुवियस हमारा इटली में स्थित है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए हम पीछे कुछ बोले होंगे क्या, माउंट एटना हमारा जो है वो सिसिली पे स्थित है ना, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। विसुवियस नहीं, विसुवियस हमारा है वो इटली देश में स्थित है केवल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और हम लोग देखें अगर यहाँ पे, तो हमारा एक आध मरुस्थल देख लेते हैं, ठीक है। मरुस्थल, मरुस्थल के बारे में आप लोग नहीं बताया था ना, तो मरुस्थल के बारे में अगर हम लोग देखें, तो मरुस्थल के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक स्पेन देश है, देखिए बताया ना, ये हमारा जो है वो पुर्तगाल है, और पुर्तगाल के बगल में हमारा है यहाँ पे स्पेन, ऊपर हमारा है फ्रांस, ठीक है। ये हमारा हो गया स्पेन, ठीक है। तो स्पेन देश में अगर हम लोग देखें तो स्पेन में हमारा एक मरुस्थल है, इसका नाम अगर हम लोग देखें तो स्पेन में हमारा जो मरुस्थल उसका नाम है टेबरनास मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल का नाम हम लोग ब्लैक से लिखते हैं, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा है टेबर
नास मरुस्थल, ठीक है। ये हमारा है टेबरनास मरुस्थल, ठीक है। ये हमारा हो गया टेबरनास मरुस्थल। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा स्पेन वाले देश में स्थित है, ठीक है। ये हमारा मरुस्थल, देखिए यहाँ पे मरुस्थल कैसे पाया जाएगा? यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है, लेकिन वो अर्ध मरुस्थल होते हैं। अर्ध मरुस्थल का मतलब क्या हुआ कि वहां पे मरुस्थल जैसा माहौल होगा, लेकिन वहां पे कभी कभी घास भी पाए जाते हैं, या वहां पे बर्फ जमी होती है। चूंकि ये ठंडा स्थान है, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो ये विषुवत रेखा बताया था आप लोगों को, विषुवत रेखा वो नीचे से गुजरती है, और इसके ऊपर जो हमारा है वो कर्क रेखा यही से गुजर जाती है, ठीक है। कर्क रेखा भी यही से गुजर जाती है। तो ऊपर हमारा जो है वो ठंडा स्थान पूरा पाया जाता है ना। जो हमारा पूरा यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप से एक भी कर्क रेखा ना मकर रेखा ना कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। आपको बताया था मतलब 3 रेखाएं हमारी हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये तीनों रेखाएं हमारी यूरोप महाद्वीप से नहीं जाती हैं। और सूर्य जो हमारा होता है, सूर्य को आप लोग बताए थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही वो लंबवत इसका प्रकाश पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ता, तो यहाँ पे जो हमारा है वो ठंडा प्रदेश ये है। तो ठंडा प्रदेश होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे मरुस्थल जो होते हैं वो ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है इसको मतलब और मरुस्थल पाए भी जाएंगे छोटे छोटे, तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्ध मरुस्थल, ठीक है। अर्ध मरुस्थल। और ये हमारे जो मरुस्थल है वो कहाँ है? तो इसका नाम है टेबरनास मरुस्थल, और कहाँ है? स्पेन में स्थित है, ठीक है। तो ये एक हमारा मरुस्थल है, समझ लीजिए आप लोग, टेबरनास मरुस्थल, जो कि स्पेन वाले भाग में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मरुस्थल। और अगर हम लोग झील के बारे में देख लें, तो झील हमारा देखिए यहाँ पे एक झील पाई जाएगी, जो हमारा यूरोप ये रूस वाला भाग है, और यहाँ पे रूस हमारा एक हो जाएगा। रूस में हमारा एक अगर हम झील देखें तो रूस हमारे एक झील है लेक लाडोगा, लेक लाडोगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा रूस है, यहाँ पे हमारी एक झील है, इसको हम देखें लेक लाडोगा। इस झील का नाम यही है ना, लेक लाडोगा। लेक लाडोगा झील हमारी कहाँ है? तो रूस में स्थित है, इसको लिख लेते हैं रूस। और रूस में स्थित होने का साथ साथ क्या है, ये जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। यूरोप की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान देंगे, यूरोप की सबसे बड़ी झील हमारी कौन सी है? तो लेक लाडोगा, ठीक है। लेक लाडोगा ये रूस में स्थित है, और यूरोप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो ये हमारी यूरोप की सबसे बड़ी झील हो गई लेक लाडोगा। और एक लोग हम देखें, एक हम लोग और देख लें, तो यहाँ पे हमारा फ्रांस वाला देश स्थित है, और यहाँ पे हमारा स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस, यहाँ पे हमारा ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, और यही पे हमारा स्थित है इधर फ्रांस, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रांस। अब देखिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर यहाँ पे हमारी एक झील है, ठीक है। ये हमारी झील है, इसका नाम है लेक जिनेवा, ठीक है। इसका नाम है लेक जिनेवा। लेक जिनेवा जो हमारा है वो कहाँ स्थित है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। तो ये मतलब एक दो झील के नाम भी जान लेंगे हम लोग। लेक जिनेवा कहाँ स्थित है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। और हमारा एक है लेक लिडोगा, देखिए ये हमारा है ना लेक लाडोगा, लाडोगा या लिडोगा, ठीक है। लेक लाडोगा जो हमारा है वो रूस यानी यूरोप में स्थित है, और ये रूस देश में स्थित है, ठीक है। रूस का भाग आप लोग बताया था ना कि रूस का कुछ भाग भारत में एशिया में है, और कुछ भाग यूरोप में है। और यूरोप में रूस का लगभग 20 से 30% भाग स्थित है, और एशिया में लगभग 70 से 80% भाग स्थित है। लेकिन अगर आप लोग ये देखें कि रूस की सबसे ज्यादा आबादी कहाँ रहती है, तो रूस की सबसे ज्यादा आबादी रूस वाले हिस्से में ही रहती है, ठीक है। रूस वाले हिस्से में सबसे ज्यादा आबादी इसकी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है रूस की राजधानी भी जो मास्को है वो यूरोप वाले हिस्से में ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ रूस के बारे में समझ लिया कि रूस की राजधानी जो है हमारी मास्को, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो हमारा यूरोप वाले हिस्से में स्थित है, ठीक है। ये हमारा हो गया लेक लाडोगा, लेक जिनेवा, झील कुछ हो गई, ठीक है। तो झील और हम लोग देख लिए, इतना समझ लिए ना, क्या समझ लिए कि यहाँ पर हम लोग समझे कि जो हमारे ज्वालामुखी है वो कौन कौन से हैं, किस देश में स्थित है, ठीक है। घास के मैदान समझे, और हम लोग कुछ झीलों के बारे में समझ लिए, ठीक है। हम लोग झील ये सब समझ लिए। अगर हम लोग और देखें तो यहाँ पे हमारा एक काला सागर है, आप लोगों को काला सागर के बारे में कल बताए थे कि यहाँ पे हमारा है काला सागर। इसको आप लोग मैप में देखते चलेंगे ना, मैप में देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा, ठीक है। ये जो नाम बता रहे हैं सब मैप में दिया होगा, जो एटलस हमारा होता है, एटलस वाले मैप में सब दिया होगा। ये कौन से मैप में दिखेगा? तो ये राजनीतिक नहीं, भौगोलिक मानचित्र में दिखेगा ना। भौगोलिक मानचित्र आप लोग खोलिएगा तो वहां पे ये सारे नाम दिखेंगे जो हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा काला सागर है, और काला सागर को आप लोग बताए थे ये किस जल संधि द्वारा हमारा जुड़ा था? तो ये हमारा था बास्फोरस जल संधि, नहीं सॉरी बास्फोरस नहीं, यहाँ पे हमारा एक होगा मुरमुरा सागर, ठीक है।
यही बीच में हमारा पड़ गया एक मुरमुरा सागर, इसको आप लोग देखिए मुरमुरा, ठीक है, यहाँ पे हमारा पड़ेगा मुरमुरा सागर। तो ये हमारा हो गया काला सागर, यहीं पे हमारा एक है मुरमुरा सागर छोटा सा, ठीक है। तो ये सब हमारे जलाशय हो गए। और हम लोग अगर देखें जलाशय हो गए, ये सब हो गया। और अगर हम लोग देखें यूरोप और एशिया में मतलब कुछ, ये तो हमारा हो गया एक मतलब कि जो इसके भौगोलिक मानचित्र में लोग पढ़ने वाली चीजें थी, ठीक है। और हम लोग को पेपर में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ऐसे कितने देश हैं जो यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, यहाँ दोनों देशों में आते हैं, ठीक है। तो यूरोप और एशिया दोनों देशों में आने वाले देश हमारे कितने हैं, तो लगभग 5 देश हैं। 5 देश ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा भारत एशिया वाले में है और कुछ हिस्सा यूरोप वाले स्थित है। जैसे आप लोगों को पता है रूस, रूस का देखिए कुछ हिस्सा हमारा जो था वो एशिया में था और कुछ हिस्सा हमारा ये एशिया यूरोप में था, सॉरी यूरोप में ना, यूरोप और एशिया दोनों में हमारा स्थित है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे 5 देश हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 देशों के नाम, तो नीचे लिख देते हैं ना यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। इसको हम लोग समझिएगा, यूरोप और एशिया की सीमा में स्थित है जो हमारे वो 5 देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक नंबर हमारा है, एक हमारा रूस लिख लेते हैं ना रूस, फिर 2 नंबर लिखते हैं, तो 2 नंबर हमारा कजाकिस्तान आ जाएगा, कजाकिस्तान। 3 नंबर हम लिखते हैं सॉरी 3 नंबर हमारा आ जाएगा तुर्की, तुर्की। 4 नंबर में लिखते हैं तो अजरबैजान, अजरबैजान। 5 नंबर हम लोग देखते हैं तो हमारा एक आ जाएगा 5 नंबर पे जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारे 5 देश हो गए, कौन कौन से, रूस, कजाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और जॉर्जिया। इन पांचों देशों के बारे में अगर हम लोग समझे तो ये 5 देश जो है वो हमारे यूरोप और ये एशिया की सीमा पर स्थित है। यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित कितने देश है, तो 5 देश है। ये पेपर में पूछता रहता है अक्सर कि कौन सा देश, या तो दे देगा पेपर में मतलब 4 विकल्प देगा और 3 दिया रहेगा ऐसा जो कि यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित होंगे और एक नहीं होगा। तो पेपर में पूछ लेगा कि ऐसा निम्न में ऐसा कौन सा देश है जो एशिया और यूरोप की सीमा पर नहीं स्थित है। तो इनमें से 4, ये 5 नाम है, इनमें से 3 दिया रहेगा और एक कोई और नाम दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे 5 देश है, इसमें से देखिए दो देशों की विशेषता ये है कि एक देश जो हमारा रूस है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश हमारा कौन सा है, तो रूस है। और कजाकिस्तान के बारे में हम लोग समझे तो कजाकिस्तान जो हमारा है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश क्या होता है, स्थल अवरुद्ध देश ऐसा होता है कि ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र से न लगती हो, ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र से न लगती हो उसे हम लोग बोलते हैं स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है। तो कजाकिस्तान जो हमारा है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश हमारा कौन सा है, तो कजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कजाकिस्तान। तुर्की के बारे में जानते होंगे, तुर्की की राजधानी हमारी क्या है, अंकारा, ठीक है। तुर्की की राजधानी हमारी है अंकारा। ये हम लोग समझ लीजिए तुर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया, रूस, कजाकिस्तान, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे ना, इसका नाम आप लोग बड़े से याद रखिए। जैसे ऊपर हमारा है क्या, रूस, फिर हमारा है कजाकिस्तान, फिर हमारा आएगा अजरबैजान, फिर हमारा आएगा जॉर्जिया, फिर हमारा आएगा तुर्की। यहाँ पे हमारा है रूस, फिर कजाकिस्तान, फिर अजरबैजान, फिर जॉर्जिया, फिर तुर्की, ठीक है। और ये बीच में हमारे जो पड़ते हैं ये हमारा यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, रूस, कजाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया। ये 5 नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे यूरोप और एशिया दोनों की सीमा पर स्थित है, यानी कि आधा इसका हिस्सा यूरोप में स्थित है और आधा इसका हिस्सा एशिया में स्थित है। कौन कौन से देश है ये आप लोग के सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। और हम लोग थोड़ा बहुत समझे इसके बारे में तो ये आप लोग मतलब नोट करते हुए चलेंगे ना। यहाँ पे हम लोग कुछ और समझना चाहें तो इधर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा कुछ अगर देखें तो यहाँ पे हमारा एक हमारा होता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, इसको बोलते हैं ईयू, ठीक है। अगर यूरोपियन यूनियन के बारे में समझे तो यूरोपियन यूनियन में हमारे लगभग 27 देश शामिल है। यूरोपियन यूनियन होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में अगर समझे तो पहले इसके देख लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर हम लोग बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन होता क्या है, आखिर इसको बनाया क्यों गया है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना अगर हम लोग देखें तो 1993 में की गई थी, ठीक है। इसकी बात मतलब बहुत पहले चल रही थी, मतलब यूरोपियन यूनियन जो हमारी संस्था है इसको बनाया गया 1993 में, नवंबर 1993 में। लेकिन इसकी बात जो मतलब ये अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो संगठन थी वो पहले से ही चली आ रही थी, ठीक है। लेकिन इसका यूरोपियन यूनियन नाम कब रखा गया, तो 1993, नवंबर 1993 में ये नाम रखा गया था।
इसमें टोटल देश कितने शामिल है? इसमें देश हमारे जो शामिल है वो लगभग शामिल है 27 देश, ठीक है। इसमें 27 देश शामिल है, ठीक है। जो हमारा यूरोपियन यूनियन है उसमें 27 देश शामिल है, ठीक है। तो ये हमारे 27 देश। अब देखिए इसकी मतलब विशेषता क्या है, यूरोपियन यूनियन बनाया क्यों गया आखिर? देखिए जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो वहां पे हमारा क्या 1939 से 1944 के बीच हुआ था, ठीक है। तो 1939 से 1944 के बीच हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि विश्व युद्ध किसके किसके बीच चल हुआ था? जो हमारा ये जर्मनी था, जर्मनी का उसमें सबसे बड़ा रोल था। जर्मनी में एक हमारा मतलब शासक था हिटलर, जिससे हम लोग बोलते हैं हिटलर। हिटलर का इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे बड़ा रोल था, ठीक है। क्योंकि वही जो हमारा था, मतलब हिटलर जो थे वो मतलब अन्य देशों पर जाके हमला करता था। तो हमले के दौरान क्या होता था कि अगला देश भी उस पर मतलब अपना बचने के लिए हमला करता था। तो ऐसे से क्या होता था कि सभी देशों ने आपस में मिलकर हमला मतलब चालू कर दिया, और कोई किसी का सहयोगी बन गया, कोई किसी का सहयोगी बन गया, और ये हमला धीरे धीरे एक मतलब बड़ा हो गया और बहुत विशाल रूप ले लिया, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा हानि हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे ना, पहले हम लोग समझते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन हमारी स्थापना कब हुई? 1993 में। इसमें वर्तमान में लगभग देश कितने शामिल है? तो 27 देश शामिल है। अगर यूरोपियन यूनियन के बारे में हम लोग देखें तो इसमें देखिए एशिया के मतलब यूरोप के देश तो शामिल है, लेकिन एक दो एशिया के देश शामिल है। जैसे एशिया कौन देश है? एक हमारा देश है साइप्रस। साइप्रस हमारा यूरोप में ही स्थित है। हाँ ठीक है ना, एशिया में हमारे कुछ देश मतलब इसमें कोई एक आध दो देश शामिल है, और शेष जो हमारे हैं वो यूरोप के हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए यूरोप में इस देश में होता क्या है, जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में जो हमारे 27 देश शामिल हैं, इनमें अगर आपस में कहीं इन दोनों देश मतलब इन सभी देशों को एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक से दूसरे देश में जाने के लिए यहाँ पे वीजा का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को भारत से पाकिस्तान में जाना हो तो हम लोग क्या होगा कि ढेर सारी कार्यवाही करनी पड़ेगी, इसका वीजा बनवाओ, वो मतलब चेकिंग कराओ, ये सब मतलब वहां पे ढेर सारी कार्यवाही करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग को ये जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश है, इन 27 देशों में अगर भ्रमण करना है, तो 2700 देशों में जाने के लिए हमें वहां के जो नागरिक हैं उन लोगों को किसी भी प्रकार का वीजा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। वो बिना वीजा के ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और देखिए यूरोपियन यूनियन में जो हमारा मतलब यूरोपियन यूनियन देश है, इसमें अगर व्यापार करने के लिए, ठीक है, सभी देश अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में मतलब जो टैक्स होगा वो एक प्रकार से पूरी तरह से छूट होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका देश अगर मतलब जैसे जो यूरोप का देश है, जैसे एक देश दूसरे देश से व्यापार, जैसे मान लीजिए कोई एक्स देश है, ठीक है, एक्स कोई देश है और वाई देश, ये दोनों क्या है, ये दोनों देश हमारे जो है वो यूरोपियन यूनियन के मतलब यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं, ठीक है। तो अगर एक्स वाई से कोई सामान खरीदता है और वाई एक्स से कोई सामान खरीदता है, तो इन दोनों को आपस में कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बस जो सामान की कीमत होगी वो एक्स वाई को चुकाएगा और वाई एक्स को चुकाएगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो यूरोपियन यूनियन का हमारा यही मकसद है कि इसमें जो हमारा देश है यूरोपियन यूनियन में जो 27 देश है, ये आपस में व्यापार करते समय किसी भी प्रकार का टैक्स या मतलब जो हमारा अभी मतलब आप लोग सुन रहे हैं टैक्स, मतलब वो टैक्स नहीं चुकाया जाएगा, ठीक है। बस सामान की कीमत से ही वो लोग काम चला लेते हैं, ठीक है। और ये अगर किसी मतलब ये 27 देश किसी अन्य देश से मतलब इन 27 देशों के अलावा कोई अन्य देश अगर इन देशों से व्यापार करता है तो उसके साथ टैक्स लगेगा, ठीक है। केवल इन्हीं 27 देशों में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक। तो ये हमारे हो गए यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग मुद्रा देखना चाहें तो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा इसमें लगभग 15 देशों की मुद्रा है यूरो, ठीक है। यूरो यूरो यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। यूरो यूरो यहाँ की मुद्रा है लगभग 15 देशों की, 15 देशों की, यूरोप में नहीं, यूरोपियन यूनियन में शामिल लगभग 15 देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा क्या है, यूरो है, ठीक है। और देशों की मुद्रा भिन्न हो सकती है लेकिन इसकी मुद्रा जो है वो यूरो है। और इसमें जो कानूनी कार्यवाही होगी वो सभी देशों में लगभग समान होती है। और जो राजनीतिक या जो यहाँ की संसद है, यहाँ पे बैंक है, कुछ एक बैंक ऐसा बनाया गया जो सभी देशों के लिए एक ही बैंक बनाया गया है 27 देशों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूरोपियन यूनियन। अगर हम लोग और समझेगा संगठन के बारे में, ये हमारी एक संगठन थी, ठीक है। और इसको हम लोग मिटाते हैं ना, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम लोग समझे, इसको बस मिटाते हैं वो नीचे वाले भाग को, ठीक है। ये आप लोग कजाकिस्तान, रूस, तुर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया, इसको नोट किए होंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नाटो के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। नाटो, और ये नाटो रहेगा ना, NATO। नाटो मतलब क्या होता है, नाटो जो हमारा है इसमें 32 देश शामिल है, 32 देश। और सेम वही ये भी कब चालू किया गया, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय चालू किया गया। इसमें कितने देश मतलब इसमें जो मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, इसकी स्थापना 1949 में हुई और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ठीक है। और इसमें हमारे देश कौन शामिल है, तो ये हमारा देश शामिल है नाटो में,
32 देश शामिल हैं। ये पेपर में कभी कभी पूछता है ना कि नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो ठीक है, इसमें देखिए 32 देश है, तो हम दो बताते हैं ना, एक हमारा 31वां सदस्य देश कौन सा है और 32वां सदस्य देश कौन सा है। तो 31वां जो हमारा है वो है फिनलैंड, फिनलैंड, और जो हमारा 32वां सदस्य देश है उसे बोलते हैं स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। तो ये हमारा 31वां सदस्य देश कौन सा है, तो फिनलैंड, और 32वां सदस्य देश हमारा है स्वीडन, ठीक है। और देखिए ये हमारा हो गया स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है, ये हमारा 31वां और 32वां सदस्य देश हो गए। अब देखिए नाटो में 32 देश शामिल है, तो इन 32 देशों में से 30 देश जो है हमारे, 30 देश हमारे कहाँ के हैं, तो यूरोप के हैं, ठीक है, यूरोप के 30 देश हमारे हैं। और दो देश कहाँ के हैं, तो दो देश हमारे उत्तरी अमेरिका के हैं, उत्तरी अमेरिका। अब देखिए ये उत्तरी अमेरिका के जो हमारे दो देश हैं ये कौन कौन से हैं, तो उत्तरी अमेरिका के जो देश हमारे हैं, जो एक है कनाडा और दूसरा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है। तो हमारे दो, ये देखिए 32 देश टोटल शामिल है नाटो में। तो नाटो में 32 देशों के साथ साथ, मतलब 32 देशों हैं, उसमें से 30 देश हमारे यूरोप के हैं और दो देश उत्तरी अमेरिका के हैं। उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से है, तो एक हमारा है कनाडा और एक हमारा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ये नाटो के बारे में इतना आप लोग समझ लीजिए ना। इसका नवीनतम देश पूछ लेता है कौन सा है, तो स्वीडन है, नवीनतम देश स्वीडन है, 32वां है। और 31वां अगर पूछे तो हमारा फिनलैंड है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में। और ये नाटो बनाया क्यों गया, अगर इसके बारे में हम लोग समझे तो नाटो देशों पे एक, मतलब इसकी बात यह है, नाटो देशों, नाटो में जितने भी, नाटो संगठन में जितने भी देश शामिल है, अगर उसमें से किसी भी एक देश पर कोई अन्य देश हमला करता है, नाटो में शामिल देश नहीं, इसमें जो 32 देश शामिल है वो नहीं, उसके अलावा 32 देशों के अलावा अगर कोई अन्य देश उस पर हमला करता है एक देश पे, तो ये लोग मानते हैं कि हम सभी देशों पे हमला किया गया है, ठीक है। ये लोग मतलब संगठन, इस संगठन का मतलब यही है ना, नाटो देश, नाटो संगठन का मतलब यही है कि अगर 32 देशों में से किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो वो 32 देश मानते हैं कि हमारे पे हमला हुआ है, वो सभी मिलकर उस देश से मतलब सामना करेंगे, लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नाटो, ठीक है। तो नाटो के बारे में इतना समझ लीजिए, बस नाटो इतना रहेगा। और ये हमारा यूरोपियन संघ था, यूरोपियन यूनियन के बारे में इतना समझे, नाटो के बारे में समझे, ये सब मतलब घास के मैदान, समुद्र, ये सागर जो भी समझे थे, इन सब के बारे में इतना समझेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये वीडियो यूरोप वाला जो है वो समाप्त होता है। यूरोप के बारे में हम लोग इतना पढ़ेंगे, फिर आगे अगली मतलब महाद्वीप के साथ मिलेंगे। तो आज का वीडियो इतना रहेगा, धन्यवाद। ये आप लोग नोट करते चलेंगे और एटलस में इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। एटलस में देखते रहेंगे तो आप लोगों को ये नाम मतलब कंफर्म होता रहेगा, और उसको हाइलाइटर से अपने उसको हाईलाइट करते रहेंगे, ठीक है। हाइलाइटर अपने पास हमेशा रखेंगे। हाइलाइटर होने से क्या होता है ना कि जो आप लोग पढ़ेंगे उसको हाईलाइट कर देंगे, तो जब बाद में आप लोग कॉपी बंद कर देंगे, 2 दिन 4 दिन, एक मतलब महीने 2 महीने बाद अगर उसको आप लोग खोलेंगे तो आप लोग को नाम दिखेगा कि हाँ ये यूराल नदी क्यों बताया गया था, कैस्पियन सागर क्यों बताया गया था, काकेशस पर्वत क्यों बताया गया था, यूराल पर्वत क्यों बताया गया था, मतलब सभी नाम आप लोगों को सामने आ जाएगा कि हाँ ये चीज हम पढ़े हैं, और इसको हमें मतलब देखेंगे तो आप लोगों को अपने आप याद आ जाएगा। और अगर आप हाईलाइट नहीं किए होंगे तो आप लोगों को नाम हेरना पड़ेगा कि यहाँ पे काकेशस पर्वत है, यहीं पे हमारा एल्ब्रूस पर्वत है, तो कौन सा हमको पढ़ना है, मतलब कंफ्यूजन होगा ना। तो आप लोगों को बस हाईलाइट किए रहेंगे तो खोलेंगे मतलब पेज खोलेंगे, पेज पलटेंगे तो आप लोगों के सामने वो चीज हाईलाइट होके आ जाएगी, आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।